स्टार्ट करने से पहले आज हम एक कंसेप्ट सीखेंगे और उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। सपोज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और मैंने बोला कि एक वाटर का ड्रॉपलेट, ध्यान देना अच्छे से, एक वाटर का ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, ऊपर से ऐसे नीचे गिर रहा है। तो मैंने एक स्टेटमेंट बोली सपोज, या फिर मैंने आपको एक वर्ड बोला कि जब ऊपर से वाटर का ड्रॉपलेट नीचे बारिश के टाइम पे गिरता है, सो ये वाटर का ड्रॉपलेट का जो एरिया है, यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया है, ये डिक्रीज होता है। क्या होता है? ये डिक्रीज होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिक्रीज होता है या फिर अपने आप को ये मेंटेन रखता है, ठीक है। या फिर सपोज इंक्रीज क्यों नहीं होता है? इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। या तो डिक्रीज होगा या तो मैनेज या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। सो ऐसा क्यों? ठीक है, या तो वो डिक्रीज होगा या तो मेंटेन या फिर मैनेज फॉर्म में रहेगा या तो फिर एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। या तो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा और या तो फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। दो में से एक पॉसिबिलिटी होती है, इंक्रीज कभी नहीं होता है, इंक्रीमेंट कभी नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सो ऐसा क्यों? सो उससे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे आपके सामने एक कोई भी ग्लास वगैरह है और उस ग्लास में आपने नॉर्मल सा एक वाटर भर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने एक वाटर भरा, ठीक है, वाटर आपने नॉर्मली भर दिया, फिल कर दिया, और ये है उसका सरफेस, ठीक है, ये है उसका सरफेस। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स और बहुत ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ऊपर जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर भी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि अभी जो अपना ये सरफेस पे, याद रखना अच्छे से, जो सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे या नीचे की डायरेक्शन में आएंगे, ये मुझे आप लोग को बताना है। सो सिंपल सी बात है, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि ये डिपेंड करता है कोहेसिव फोर्स के ऊपर। कौन से फोर्स के ऊपर? कोहेसिव फोर्स के ऊपर। इसके पहले की पार्ट में हमने पूरा अच्छे से देखा था, ठीक है। सो कोहेसिव फोर्स क्या होता था कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो नीचे की तरफ जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो कोहेसिव फोर्स होगा, और जो ऊपर एयर का मॉलिक्यूल है और सरफेस पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में अधेसिव फोर्स होगा। और ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी मतलब कि कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे आप खुद ही बता दो मुझे कि यहाँ पे जो एयर है, यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल है किसी भी चीज के? फिलहाल एयर के ही होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल है या फिर लिक्विड के नीचे? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एयर रैंडम होता है, यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं होंगे। अपने मॉलिक्यूल कहाँ होंगे? वाटर मॉलिक्यूल के पास ज्यादा होंगे। सो वाटर मॉलिक्यूल के पास अगर ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल का ही ज्यादा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स। ज्यादा मॉलिक्यूल मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, समझ गया कि नहीं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सो जो सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस साइड जाएंगे? अंदर की तरफ जाएंगे, ना कि ऊपर की तरफ। समझ गया कि नहीं? सो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेंगे? एकदम ज्यादातर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होंगे। नहीं तो अगर ऐसा होता तो हम अगर ग्लास में जो वाटर भरते हैं ना यार, सो वो ग्लास का वाटर भरते ही ऊपर उड़ जाता। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज एयर के मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू दी डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एनी फ्लूइड्स, ठीक है। सो ये चीजें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। मतलब एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, बस इतना याद रखना। और इसीलिए जो कोहेसिव फोर्स होता है ये बहुत ही ज्यादा कहाँ होता है? फ्लूइड में, ना कि एयर के पास, ठीक है। इस चीज को आपको समझ के रखना है। सो यही बात यहाँ पे होगी। अब ये सपोज यहाँ पे जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है सरफेस में, और यहाँ पे जो प्रेशर है, जो फोर्स है, वो कौन सा प्रेशर होगा? एयर का होगा, और अंदर फ्लूइड का होगा, ये अंदर वाला फ्लूइड का होगा, ठीक है। सो यहाँ हर जगह फ्लूइड है। अब फ्लूइड इस ड्रॉपलेट के पास ज्यादा है और यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है, सो एयर बहुत कम होगी। समझ गया कि नहीं? सो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 24 घंटे 24 आवर्स और हर टाइम क्या करेंगे? इंटरनली अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज ऑफ इंटरनल कोहेसिव फोर्स। सो अंदर की तरफ ये हमेशा अट्रैक्ट होंगे, और इसीलिए हमेशा ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये ट्राई करता है कि इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए। क्या ट्राई करता है? कि इसका जो सरफेस
सरफेस एरिया है यह क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो सो आपको अभी प्रॉपर यहाँ पे जो कंसेप्ट है समझ गया होगा, ठीक है, क्योंकि एयर का डेंसिटी बहुत कम है, सो एयर इसे खींचेगा ही नहीं अपनी तरफ, और अगर खींचेगा भी सो उससे ज्यादा लिक्विड खींचेंगे, अंदर की लिक्विड। सपोज ये सरफेस है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सो यहाँ नीचे भी मॉलिक्यूल है डीप डाउन, सो ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है ना ये इसको खींचेंगे अपने तरफ, ये इसको नीचे अपनी तरफ खींचेंगे, और यहाँ पे एक दो एयर के मॉलिक्यूल है ये भी इसे खींचेंगे, ठीक है, बट ऊपर का फोर्स कम होगा और नीचे का फोर्स ज्यादा होगा, इसके लिए ये मॉलिक्यूल सरफेस के नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए अंदर भी ड्रॉपलेट में क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल इंटरनली ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। सो ये रीजन होता है कि जो सरफेस एरिया होती है किसी भी ड्रॉपलेट की वो डिक्रीज होती है या फिर बहुत ज्यादा छोटी सी होती है, और हमेशा ट्राई करती है कि वो स्प्रेड ना हो, मतलब स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, मतलब वो हमेशा एकदम राउंड शेप में या बबल शेप में हमेशा रहती है, क्योंकि वो चारों तरफ से ट्राई करती है कि सारे मॉलिक्यूल अंदर की तरफ अट्रैक्टेड रहें, और इसीलिए वो क्या होती है, राउंडेड होती है। समझ गया कि नहीं ये बात आपको, कि जो भी वाटर का ड्रॉपलेट है वो राउंडेड रहता है इसी रीजन से। अब इसी के ऊपर हमें एक अपना यहाँ पे परफॉर्म करना है अच्छा खासा, जो भी अपना थियरी है, ठीक है। चलो सो अभी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स और बबल्स, ठीक है, ये चीज समझनी है हमको। सो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो बबल्स है या फिर ड्रॉप्स है, सो ये जो टोटल ये बाहर वाला है ये टोटल का टोटल क्या है, बड़ा सा ड्रॉपलेट है, ठीक है, और जो पी नॉट है ये अपना अच्छा खासा बाहर का एक्सटर्नल जो ये प्रेशर है, पी आई जो है ये इंटरनल प्रेशर है, आर जो है ये ड्रॉपलेट का रेडियस है, डेल्टा कभी भी लग गया तो उस चीज को समझना कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। सो डेल्टा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, अभी मैंने बोला था इंक्रीज नहीं होता है, बट ये जो एयर का प्रेशर है ना वो हल्का सा इंक्रीज हुआ है, इसके लिए ड्रॉपलेट्स का जो डेल्टा आर है रेडियस हल्का सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चलो इस चीज को याद रखना ना। अब हम थोड़ा सा फटाफट ट्राई करते हैं। जो ड्रॉप है इज इन स्फेरिकल शेप, ठीक है, पी आई जो है ये प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, पी नॉट प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट, ये सारी चीजें आपको पता है, फटाफट मैं बता देता हूँ। एक्सेस प्रेशर कितना होगा, एक्सेस मतलब कितना, एक्स्ट्रा वाला प्रेशर कितना होगा, सो जितना इंटरनल प्रेशर होगा उसमें से अगर आप लोग बाहर के प्रेशर को माइनस कर दो सो अपना एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा, यानी कि कितना हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो अपने को मिल जाएगा, ठीक है। सो एक्सेस प्रेशर हमेशा याद रखिएगा पी आई माइनस पी नॉट, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, पी आई माइनस पी नॉट एक्सेस प्रेशर होता है। रेडियस क्या है, आर है, ये हमको पता है, ठीक है, और इंक्रीज हुआ है आर से लेके आर प्लस डेल्टा आर। अगर समझ लो मैंने मान लिया कि मैंने बोला कि पहले रेडियस आर था, अब कितना बढ़ा, डेल्टा आर, तो टोटल कितना हो गया, आर प्लस डेल्टा आर, ये टोटल रेडियस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर टोटल रेडियस है, ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। नाउ अभी इनिशियल सरफेस एरिया कितनी होगी, तो जो ड्रॉपलेट है ये स्फीयर के फॉर्म में होता है और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर फाइनल कितनी होगी, जब बढ़ गया तो रेडियस आर से बढ़ के कितना हो गया, आर प्लस डेल्टा आर, तो यहाँ पे हम लोग आर की जगह में क्या ले लेंगे, ये जो आर है इसकी जगह में हम क्या लेंगे, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। मैथमेटिक्स तो आपको आती ही होगी, ठीक है। चलो तो ये वाला फॉर्मूला हम फटाक से यहाँ पे लगा देंगे सेकंड वाली एरिया में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर बन गया ना। आगे हमने 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को ये मिला। फिर यहाँ पे अभी देखो, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैंने बोला था ना कि ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, डेल्टा आर बढ़ा भी है अगर थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर की वजह से अगर बढ़ भी गया भाई, सो ये नेग्लिजिबल के मतलब समान है, मतलब नेग्लिजिबल के बराबर है, मतलब इतना कम है ना कि मैं क्या बताऊं, आप उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो। 0.0000 इतना अगर रहेगा तो क्या फायदा उसको गिन के भी, ठीक है। तो इतना होगा। अगर सपोज मैंने बोल दिया कि 0.5 वैल्यू है, ठीक है, ये आर ये वैल्यू समझ लो बढ़ी है, सो अगर मैं बोलूं 0.5 का स्क्वायर करो तो आपको पता है कितना आएगा, यहाँ पे 0.025 समथिंग इतना मिलेगा। सो ये वैल्यू बढ़ी कि ये वैल्यू बढ़ी,
सो सिंपल सी बात है 0.5 बड़ा है। सो इसका मतलब क्या है, किसी छोटी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो वैल्यू और छोटी बन जाती है। समझ गया कि नहीं? सो यहाँ पे अगर r, यहाँ पे डेल्टा r बहुत ही स्मॉल है, सो डेल्टा r का स्क्वायर कितना होगा, ये और स्मॉल होगा। यानी कि डेल्टा r का स्क्वायर जो होगा इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो और भी स्मॉल होगी वैल्यू। ठीक है, सो डेल्टा r स्क्वायर और ज्यादा कम होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना ना। अभी जो a2 है ये क्या बन जाएगा, फिर हमने यहाँ पे जो अपने पास 4 पाई r का स्क्वायर देके रखा है इसे हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, a2 इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर 8 पाई r डेल्टा r। ठीक है, ये बचेगा। चलो अब कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो जितना फाइनल एरिया था उससे माइनस कर देंगे इनिशियल वाले को, सो अपने को कितना इंक्रीज हुआ ये मिल जाएगा, यानी a2 माइनस a1। सो a2 क्या है, 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो 4 पाई r का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। मतलब a2 जो है यहाँ पे 4 पाई r प्लस डेल्टा r, यानी कि फाइनली अपने को मिला क्या है, फाइनली ये मिला है a2। ठीक है, यहाँ पे a2 है फाइनली, और इनिशियली a1 कितना था, 4 पाई r का स्क्वायर। सो 4 पाई r स्क्वायर a2 माइनस a1 हम फटाफट कर देंगे, सो da अपने को मिल जाएगा, यानी 8 पाई r डेल्टा r मिल जाएगा। नाउ अब ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है एरिया का, इसमें वर्क डन कितना लगा। सो इसके पहले हमने सरफेस एनर्जी वाला रिलेशन और सरफेस टेंशन का रिलेशन इसके पहले वाले पार्ट में अच्छे से पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है वो TDA होता है, यानी कि T सरफेस टेंशन, DA मतलब एरिया। तो DA कितना मिला, 8 पाई r डेल्टा r, यहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 रख दिया इसको। ठीक है, ये अपने को मिल गया। अब हम आगे अभी सॉल्व करेंगे अच्छी सी चीजों को। ठीक है, तो ये चीज याद रखना अच्छे से। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं जल्दी से वर्क डन के बारे में और अच्छे से। सो जो टोटल वर्क डन होता है ना, आपको फॉर्मूला पता होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही डेल्टा आर जितना चेंज हुआ है, यानी कि पहले ये आर से डेल्टा आर जो बढ़ा है यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। ठीक है, सो यहाँ पे DW वर्क डन, F फोर्स, DR क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, जहां से हम F का फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, F इज इक्वल टू DW अपॉन डेल्टा R। इस चीज को याद रखना है अच्छे से। ओके, नाउ सो अभी यहाँ पे एक्सेस जो फोर्स होगा वो किससे आप लोग को मिलेगा। सो एक्सेस फोर्स आपको मिलेगा यहाँ पे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, सो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, PI माइनस P नॉट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। सो यहाँ पे जो ये फोर्स है ये इक्वल लूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या मिला, यही चीज मिल गई, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, F इज इक्वल टू PI माइनस P नॉट 4 पाई r का स्क्वायर मिल गया कि नहीं। ठीक है, अब नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अपने को क्या मिला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, F इज इक्वल टू DW अपॉन डेल्टा R यहाँ पे है। ठीक है, सो F इज इक्वल टू DW डेल्टा R ले लिया। DW कितना है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे DW कितना मिला, T 8 पाई R डेल्टा R मिला है। सो यहाँ पर भी मैं फटाक से क्या कर दूंगा, उस वैल्यू को पुट कर दूंगा। पुट कर दिया भाई, डेल्टा R अभी कट नहीं किया मैंने, कट करूंगा अभी थोड़े टाइम बाद। ये जो यहाँ पे इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया और ये इक्वेशन नंबर 3 था। सो अभी इक्वेशन नंबर 4 की जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा किसमें, 3rd में। ठीक है, ये पुट कर दूंगा यहाँ पे। सो अब आपको समझ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, सो जैसे ही मैंने पुट किया इसमें, सो F के जगह में, इस F के जगह में मैं ये सारी चीजों को पुट कर देता हूँ। सो ये देखो यहाँ पे सारी चीजें आ गई, इज इक्वल टू, तो ये वाला सेम सेम यहाँ पे देखो छाप दिया। ठीक है, क्योंकि पुट किया है ना, F के जगह में वैल्यू पुट किया है, कौन सी, 8 पाई R डेल्टा R अपॉन यहाँ पे ये डेल्टा R पुट कर दिया है। अब आगे नाउ फटाफट देख लेते, जो ये डेल्टा R है इसे यहाँ आगे ले गया, देखो यहाँ पे आ गया डेल्टा R, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होगा। अब हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ PI माइनस P नॉट को रखा, बाकी इधर की सारी चीजों को जो 4 पाई R स्क्वायर डेल्टा R इसको नीचे ला दिया। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। अब जो जो कट रहे काट दिया, काटने के बाद क्या बचा, PI, ये यहाँ इस, अब आप किधर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, T2 पाई अपॉन पाई R बचेगा। फिर बाद में पाई पाई को भी काट दिया तो 2T अपॉन R बचा। यानी कि फाइनली जो एक्सेस प्रेशर था क्या मिला, PI माइनस PO
इज इक्वल टू 2T अपॉन R। ये क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी ड्रॉपलेट। जिस प्रेशर के वजह से ये हल्का सा डेल्टा R इंक्रीज हुआ था, वही क्या है, वो डेल्टा 2T अपॉन R है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। सपोज अगर मैंने बोल दिया कि मैंने बोथ दी साइड, यानी कि दोनों के दोनों साइड की सरफेस एरिया की बात की। सपोज ये ड्रॉपलेट है तो इन साइड वाला एक एरिया हो गया और एक आउटर एरिया हो गया, दो एरिया होगी ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये एक ड्रॉपलेट है, सो इसका ये इनर एरिया हो गया, ये इसका आउटर एरिया हो गया। यहाँ पे दो सरफेस एरिया होंगे, तो मैं अगर दो सरफेस एरिया के लिए बात करूंगा सो क्या होगा, सो अपना आंसर यहाँ पे 4T आएगा। बिकॉज जो अपना DA रहेगा ना, वो 8 पाई R डेल्टा R सिर्फ नहीं रहेगा, वो 2 टाइम्स बन जाएगा। कैसे 2 टाइम्स बन जाएगा, तो यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान दो। जैसे यहाँ पे DA आया था 8 पाई R डेल्टा R, सो वहां पे DA क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स, एरिया डबल बन जाएगा। भाई दोनों सरफेस एरिया के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे DA जो रहेगा ये 2 टाइम्स रहेगा। बस यही आपको याद रखना है, जो एरिया रहेगा वो दोनों तरफ के लिए हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे बन जाएगा 8 पाई R डेल्टा R। बस यहाँ पे आपको पूरा याद करना है, यहाँ तक अच्छे से सॉल्व करना है 8 पाई R डेल्टा R तक। उसके बाद DA इज इक्वल टू लिखना है कि फॉर दी बोथ द साइड ऑफ सरफेस एरियाज लाइक इनर एंड आउटर, सो यहाँ पे 2 इंटू 8 पाई R डेल्टा R, फिर ये बन जाएगा 16 पाई R डेल्टा R। ठीक है, और फिर सॉल्व करते जाओ, सेम पुट करते जाओ, यहाँ पे आपको 4T अपॉन R मिलेगा। सो डायरेक्ट चाहो तो आप फॉर्मूला लर्न कर लो, या फिर आप सॉल्व करके खुद से, मुझे इतना तो आप खुद से कर सकते हो ना यार। सिर्फ DA को 2 ले लो और आप पूरे हर जगह सेम यहाँ से पूरा सॉल्व करो, ठीक है। बस यहाँ पे जो देख के रखा है ना, ये वाली चीजें है, मतलब यहाँ पे जो ये दिया है, ठीक है, यहाँ पे 8 पाई R डेल्टा R है, सो यहाँ पे 2 टाइम्स कर दो, बस पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा यहाँ पे आपको 4T अपॉन R मिल जाएगा। सो ये किस लिए था, ये बोथ दी साइड। अभी तक हमने सिर्फ एक साइड की बात की थी, अभी यहाँ पे आपको अगर दोनों साइड का चाहिए सो वो आपको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। इस चीज को आप समझ के रखना। नाउ अभी हम देखते हैं आगे सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन ने इसके ऊपर बहुत सारी चीजें दी हैं। आगे आज हम एक मजेदार चीज भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको बड़ी मतलब मजा सा आएगा, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा जोक भी देखेंगे, अच्छा सा जोक तो फिलहाल नहीं, ठीक है, मेरे लिए तो अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात होगी। चलो यहाँ पे देखते हैं कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा आज पहले ये पढ़ते, फिर इसके बाद एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे ही पढ़वाऊंगा मैं उस चीज को, और आप पढ़ के दिखा देना तो मान जाऊंगा मैं। पढ़ लोगे बहुत लोग यार, बहुत सारे लोग को बहुत दिमाग है, ठीक है। सो कैपिलरी एक्शन के बारे में पहले समझते हैं भाई, कैपिलरी एक्शन क्या होता है। सो कभी आपने सीखा है कि दिवाली के टाइम पे जो हम लोग दिया जलाते हैं, ठीक है, जो भी अपने पास, अरे मेरे को बनाने वगैरह तो आता नहीं है यार, पता नहीं कैसे। सो ये जो दिया जलती है ना, जो दिया हम लोग जलाते हैं, सो यहाँ से ऑयल जो होता है, ऑयल, ये ऑयल यहाँ से चल के और ऊपर तक जाता है, ठीक है। सो ये कैसे, मतलब जो दिया जल रही है ना, वो दिया में यानी कि जो विक होती है, विक यानी कि जो बाती होती है दिया की विक, उसमें कैसे ऑयल नीचे से ऊपर तक चढ़ के जाता है, ऐसा क्या होता है। सो वही है कैपिलरी एक्शन, यही चीज होती है। दूसरी बात, हम लोग जब कुछ भी चीजें लिखते हैं ना, यहाँ पे आपको अभी समझना है, बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। आगे सारी चीजें समझोगे। जो पेपर होता है, पेपर जो होता है इंक एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर लैंप में जो विक होती है वो ऑयल उसमें राइज होती है, ये सब कैसे होता है। सो यही चीजें समझनी, यही होता है कैपिलरी एक्शन। सो इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो कैपिलरी कुछ और नहीं, एक ट्यूब होती है। सपोज मैंने अच्छा, आपने बहुत ही अच्छे से नारियल पानी वाली जो ट्यूब होती है उसे, तो उसमें से नारियल पानी पिया होगा, वही ट्यूब कैपिलरी समझ लो। बट फिर भी कैपिलरी ग्लास की हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ग्लास की कैपिलरी की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लास वाली। ये दोनों साइड से ओपन रहेगी, दोनों साइड से अपनी ग्लास की जो कैपिलरी होगी ओपन रहेगी। आपने ये इंस्ट्रूमेंट देखा भी होगा अपने प्रैक्टिकल लैब्स में, ठीक है। सो ये होती है कैपिलरी, दोनों साइड से ओपन रहती है और बहुत पतली होती है, बहुत 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 पतली, ग्लास की बनती है, ठीक है। सो यही चीज होती है कैपिलरी। चलो अब इसी के एक्शन से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सो कैपिलरी क्या होता है, ए ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर लाइक 1 mm का, बोर मतलब होल, एंड ओपन एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। अब आपको समझ गया होगा, डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब, तो आपको बता देना है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। जब हम इस कैपिलरी ट्यूब को किसी भी समझ लो मतलब अपने पास समझ लो ग्लास है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वाटर फिल कर दिया, वाटर। अब हमने यहाँ पे कैपिलरी को डिप किया। जब हम कैपिलरी को डिप करेंगे
सो क्या होगा, हल्का सा वाटर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, यहां तक वाटर आ जाता है। ठीक है, ये यहां तक वाटर आ जाता है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। सपोज हाइट h तक वाटर गया, ठीक है, सो ये वाटर ऊपर की तरफ राइज होता है, ये हमको पता है, आप करके भी देख लो, चाहे ग्लास में अगर नहीं हुआ तो चैलेंज है, करके देख लो, होएगा। ठीक है, सो क्या होता है, जब भी कभी भी वाटर ग्लास कांटेक्ट होता है ना, सो यहाँ पे वाटर हमेशा राइज होता है कैपिलरी के अंदर। जब भी हम डिप करते हैं डुबाते हैं कैपिलरी को वाटर में, सो हल्का सा वाटर कैपिलरी के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं, अगर सपोज ये अपना सरफेस एरिया है, सो हल्का सा इससे ऊपर कैपिलरी में वाटर राइज होगा। सो ये कैसे पॉसिबल है यार, मतलब ऐसे कैसे हो जाता है। ठीक है, यही चीज है। और अगर यही आप मर्क्यूरी में डुबाओ ना इस ग्लास को, तो वाटर हल्का सा नीचे चला जाता है, यानी कि वही जो मर्क्यूरी होती है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। यानी कि सपोज ये सरफेस है और ये आपका ग्लास था और आपने यहाँ पे डिप किया, ठीक है, डिप किया आपने यहाँ पे, सो अभी यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा वाटर नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे कुछ रहेगा। समझ गया कि नहीं? तो ये चीजों को आपको याद रखना अच्छे से। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, समझ जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे हल्का सा ये सरफेस एरिया रहेगा ऊपर का, और हल्का सा वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, मतलब नीचे की तरफ वाटर आ जाएगा। कैपिलरी तो वैसे ही रहेगी, ये कैपिलरी है अपनी, बट जो वाटर होगा वो हल्का सा नीचे रहेगा, मतलब डाउनवर्ड में। और यहाँ पे क्या होगा, वाटर हल्का सा ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये एक्शन कैसे, मतलब मर्क्यूरी में ये क्यों, और यहाँ पे जो ये मतलब ग्लास वाटर है, वाटर में जो कैपिलरी होती है ये राइज क्यों होता है, और मर्क्यूरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल क्यों होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। सो इसी राइज एंड फॉल जो कैपिलरी का एक्शन है ना, ये कोई भी चीजें ऊपर, कभी कभी कैपिलरी में ऊपर की तरफ चले जाना, फिर कभी कभी नीचे की तरफ आ जाना, सो ये जो राइज एंड फॉल है, यही फेनोमेनन को हम कैपिलारिटी बोलते हैं। तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड एज कैपिलारिटी। यानी कि जो राइज एंड फॉल का ये जो फेनोमेनन है, ठीक है, यही फेनोमेनन क्या है, कैपिलारिटी कहलाता है। किसी भी जब भी हम डिप करते हैं, सो ये क्या कहलाता है, कैपिलारिटी कहलाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसके एक्शंस को हम अच्छे से समझते हैं, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। कैपिलारिटी का जो यहाँ पे फॉल है, मतलब कैपिलारिटी या कैपिलरी फॉल, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है, फिर कैपिलरी राइज के बारे में पढ़ेंगे। कैपिलरी फॉल पढ़ लो, बाकी सारी चीजें समझ जाएंगी। कैपिलरी राइज आप खुद से बता दोगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना अच्छे से। तो यहाँ पे कंसिडर करो कि एक कैपिलरी ट्यूब आपने डिप किया है सरफेस विच डज नॉट वेट द सरफेस, यानी कि जो गीला नहीं करता है सरफेस को। यानी कि गीला कौन नहीं करता है, मर्क्यूरी। ये इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और कंसिडर। सपोज पॉइंट ए जो है ये कैपिलरी के अंदर है बट वाटर के बाहर है, यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस बना रहा है। ऐसा सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस होता है। फिर पॉइंट बी है जो कि बिलो द कॉन्वेक्स सरफेस, ये जो यहाँ पे सरफेस है इसके बिलो है बट कैपिलरी के इनसाइड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो पॉइंट सी है, कंसीडर करो कि जस्ट अबोव द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के ये ऊपर है पॉइंट सी, बट आउटसाइड द कैपिलरी है, कैपिलरी के एकदम बाहर है, देख सकते हो आप लोग। फिर पॉइंट जो डी है, ये जस्ट बिलो प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस ये जो है अपना इसके नीचे है प्लेन सरफेस के, बट आउटसाइड द कैपिलरी एंड बिलो दी पॉइंट सी, पॉइंट सी के जस्ट नीचे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट सी है और पॉइंट डी इक्वल में है। ठीक है, और जो पॉइंट बी और डी है ये भी इक्वल में है। जो पॉइंट सी है और पॉइंट ए है ये इक्वल में है। क्या क्या इक्वल है ये आप समझ सकते हो। हाँ, बट पॉइंट ए और बी इक्वल नहीं है। वाई? बिकॉज पॉइंट बी जो यहाँ पे रहेगा वो, मतलब मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, प्रेशर। हाँ, यहाँ पे मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो पॉइंट सी और ए में प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। फिर जो पॉइंट सी और यहाँ पे डी में होगा ये मोस्टली इक्वल होगा, क्योंकि सेम प्लेन है, याद रखना अच्छे से। बट यहाँ पे जो और पॉइंट डी है, पॉइंट बी में भी इक्वल होगा, बट पॉइंट ए और बी में इक्वल नहीं होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे सी और डी में इक्वल है तो ए और बी में भी इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे हल्का सा जो लिक्विड है ये ऊपर राइज हो गया है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर थोड़ा अनबैलेंस है, इसीलिए ए और बी में इक्वल नहीं होगा। ये इक्वल पॉइंट नहीं है क्योंकि ए पॉइंट बाहर है, बी पॉइंट अंदर है। दूसरी बात, जो कैपिलरी के अंदर है, अगर ऐसा इन्वायरमेंट में होता तो यहाँ पे जरूर हो सकता है कि प्रेशर सेम हो, बट यहाँ प्रेशर सेम नहीं होगा ए बी का, बाकी सारे सेम होंगे। तो चलो इसी चीज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंसिडर करो कि पी ए, पी बी, पी डी, पी सी ये सब के सब प्रेशर है एट दी पॉइंट ए बी सी डी।
ठीक है, ये चीज समझ लो। फिर अभी ऑब्जर्वेशन से हमको क्या समझा कि जो पीबी है वो ग्रेटर है पीए से, यानी कि जो पीबी होगा ये ज्यादा बड़ा है पीए से। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है भाई, इसके पहले हमने पढ़ा था टॉरिसेलीज, यहाँ पे जो अपना वॉल्यूम था, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, टॉरिसेलीज वॉल्यूम। बट वो किसके लिए था, वैक्यूम वाली जो होती है ना वैक्यूम, उसके लिए, जब यहाँ से ऊपर से क्लोज होता। बट ये ओपन है, फिर भी अगर ओपन है तो यहाँ पे फिर क्या है, एयर है, वैक्यूम नहीं होगा अगर ऊपर से ओपन है तो यहाँ पे एयर आएगी। और जब एयर है भाई, और फिर ये तो लिक्विड है, तो लिक्विड में तो ज्यादा प्रेशर होता है ना, और एयर में कम प्रेशर होता है, तो इसीलिए पॉइंट बी में ज्यादा प्रेशर होगा, पॉइंट ए में कम प्रेशर होगा। सो ये वाला कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे देख लो, ए और सी के लिए। सो पी ए एंड पी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ए और सी अभी बताया इक्वल होंगे। वाई, बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, सेम लेवल में पॉइंट है, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो सरफेस इज प्लेन एट सरफेस सी एंड डी, जो सी है और यहाँ पे जो डी है, इनके लिए भी सरफेस क्या है, एग्जैक्टली यहाँ पे सेम है। सो पीसी इज इक्वल टू पीडी, ये भी इक्वल होगा। आगे समझते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिक लगा लो यार मैथ्स वाला, कि जब पीसी इक्वल है पीडी के, किसके इक्वल है, पीसी इक्वल है पीडी के, और पीसी यहाँ पे और किसके इक्वल है, पीए के। इसका मतलब क्या है कि पीए भी किसके इक्वल होगा, पीडी के भी, और पीए ऑलरेडी यहाँ से मिला है कि पीसी के तो इक्वल है ही है, तो यानी कि ये इक्वेशन करेक्ट बन गया आपको, यानी कि पीसी इज इक्वल टू पीडी इज इक्वल टू पीए हो जाएगा। ये चीज तो आपको समझ गई, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, PB इज ऑलवेज ग्रेटर देन PD, यानी कि जो PB होगा ये PD से ज्यादा होगा। Why? बिकॉज पॉइंट B इज इनसाइड द कैपिलरी, और इनसाइड द कैपिलरी यहाँ पे क्या है, जो वाटर या फिर जो भी मर्क्यूरी है इसका लेवल बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो जो लिक्विड है ये ऊपर बढ़ गया ना कैपिलरी में, इसीलिए तो बी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, नीचे से ऊपर के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा है कैपिलरी के अंदर, इसीलिए पॉइंट बी यहाँ पे देखो हल्का सा ऊपर बढ़ गया है, यानी कि जो अपना यहाँ पे लिक्विड है हल्का सा राइज हुआ है, ठीक है, इसीलिए तो राइज हुआ है ना, क्योंकि ये ऊपर बढ़ गया है। अगर बढ़ता नहीं सो कोई टेंशन नहीं होती, तब तो डी के बराबर ये इक्वल प्लेन में ही सारी चीजें होती, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है। बट इसीलिए जो पॉइंट बी एंड डी है आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट जो बी पॉइंट है और डी पॉइंट है वो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये तो इक्वल होना चाहिए था, ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि यहाँ पे फिर जैसे ए और सी अगर इक्वल हो सकता है सो डी और बी को भी इक्वल होना चाहिए था, बट यहाँ पे बी का प्रेशर हल्का सा ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पे कैपिलरी का एक्शन राइज हुआ है, यानी कि कैपिलरी के अंदर हल्का सा लिक्विड मटेरियल एक्स्ट्रा बढ़ गया है, और इसने पीबी इक्वल टू पीडी वाले रूल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पीबी क्या हो गया, अब पीबी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीडी, ठीक है। इसीलिए हमेशा प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए चारों तरफ जो हल्का सा कैपिलरी के अंदर वाटर या लिक्विड जो भी चीज है ड्रॉप्स है वो हल्का सा क्या होगा, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और बाकी जो प्रेशर है वो सेम रहेगा एवरीवेयर, ठीक है। सो प्रेशर को एवरीवेयर सेम रखने के लिए, यानी पॉइंट बी पे अगर ज्यादा प्रेशर है और डी पे कम है सो ये नाइंसाफी है, बी पे भी ज्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए सेम प्रेशर करने के लिए लिक्विड मटेरियल हल्का सा ऊपर उठ जाएगा और प्रेशर सेम हो जाएगा, ठीक है, भले पॉइंट हल्का सा ऊपर चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी प्रेशर को बैलेंस करने के लिए लिक्विड मटेरियल हल्का सा ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बट ऊपर तो गया है, बट क्या होना चाहिए था, हल्का सा लिक्विड मटेरियल नीचे आना चाहिए ना। प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ पे जो लिक्विड मटेरियल है वो हल्का सा नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये मर्क्यूरी है, ये वेट नहीं करता है। सो यहाँ पे प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, अब आप देख सकते हो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए मर्क्यूरी में क्या होता है, जो कैपिलरी के अंदर लिक्विड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, और बाकी चीजें तो ऊपर रहेंगी, बट कैपिलरी के अंदर जो चीज होगी वो हल्का सा फॉल होगी। आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट अगर आपके घर में मर्क्यूरी है तो कर लो, ठीक है। ऐसे ही होता है, जो मतलब अपने पास कैपिलरी होगी उसके अंदर का लिक्विड मटेरियल डाउनवर्ड चला जाएगा और बाकी का जो चीज होगी वो ऊपर ही रहेगी, ठीक है। सो ये होता है बिकॉज ए और सी का प्रेशर इक्वल था, सी और डी का प्रेशर इक्वल था, बट यहाँ पे बी और डी का भी इक्वल होना चाहिए, बट बी में क्या था, हल्का सा प्रेशर ज्यादा था। सो ये प्रॉब्लम वाली बात है, इसीलिए प्रेशर को सेम एवरीवेयर यानी हर जगह मेंटेन करने के लिए पॉइंट बी हल्का सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। सो ये पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पे मेंटेन हो गया, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन कैपिलरी राइज में, कैपिलरी का एक्शन ऊपर देखो बढ़ गया है, पहले सेम लेवल में था। सो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है,
तो सेम चीज यहाँ पर भी सी और ए इक्वल है, फिर ठीक है, यहाँ पे सी और डी इक्वल है, और जो डी और बी है ये सेम इक्वल पॉइंट में है, ठीक है। सो कंडीशन ये आई है कि जो प्रेशर है यहाँ पे एकदम बैलेंस नहीं है। आपको एक चीज समझ के रखना चाहिए कि ये कैपिलरी है, ए कैपिलरी के अंदर है और सी कैपिलरी के बाहर है। कितना भी होगा ए का प्रेशर जो होगा कम होगा सी के अकॉर्डिंग, सी में एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, ए में जो एयर का प्रेशर होगा वो हल्का कम होगा। सो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम प्रेशर कैपिलरी में नीचे से ऊपर के लिए ज्यादा अप्लाई करेंगे। जब हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तो हल्का सा यहां से जो वाटर होगा वो राइज होगा, और इसी एक्शन को हम कैपिलरी राइज एक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है, बस डायग्राम आप अच्छे से पढ़ लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूला तो अभी मैं बताऊंगा। मतलब आप बोल रहे हो कि